जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी के जितने भी टाइप्स के क्लासिफिकेशन हैं उन सब को देखेंगे, यानी अर्थव्यवस्था में जितने भी वर्गीकरण हो सकते हैं उन सब को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आज तक आपको इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन में जो भी डाउट होता रहा होगा वो अब से नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे जो कि अलग अलग बेसिस पे होता है, जैसे गवर्नमेंट के बेसिस पे, सेक्टर्स के बेसिस पे, और दुनिया के साथ संबंधों के बेसिस पर, और डेवलपमेंट यानी विकास के बेसिस पर। तो इन सबको हम एक एक बहुत ही अच्छे से जानेंगे। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी। ये सभी इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन ये अलग अलग बेसिस पे इनके क्लासिफिकेशन हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी क्लासिफिकेशन को बहुत ही बेहतरीन से जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के रोल के आधार पर इकोनॉमी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इनकी हिंदी उसी के नीचे ये लिखी हुई है, जिसे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? वह अर्थव्यवस्था जहां पर देश के सभी संसाधनों पर प्राइवेट सेक्टर्स का रोल होगा, यानी वहां के सभी संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाएगा, वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब ये कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज़ का मूल्य निर्धारण वहां पर किसी प्राइवेट या किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाएगा, यानी यहाँ पर सरकार का कोई भी रोल नहीं होगा। और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उनका मूल्य निर्धारण सभी प्राइवेट के द्वारा ही किया जाएगा, उसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होगा। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ एक टर्म है लेजिस फेयर, यानी अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब कि सरकार किसी भी रिसोर्स में दखलंदाजी नहीं देगी, जो भी काम करेंगे वहाँ पर प्राइवेट लोग ही करेंगे, यानी पूरी तरह से ये इकोनॉमी प्राइवेट लोगों पर डिपेंड होगी, जिनका उद्देश्य पूर्णतः लाभ कमाना होगा और गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए यानी अमेरिका, और ब्रिटेन, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिसमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज आती हैं। और अमेरिका में सभी काम, सारा जो भी काम होता है वो सभी कैपिटलिस्ट के द्वारा ही किया जाता है, यानी प्राइवेट लोग ही वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे डिफेंस के सेक्टर में वहाँ पर बोइंग काम करती है, और स्पेस के सेक्टर में वहाँ स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी काम करती हैं। हालांकि नासा भी है, लेकिन वो दूसरा काम देखती है। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होंगी? तो विशेषताएं ये होंगी कि निजी संपत्ति का अधिकार होगा, यानी लोग प्राइवेट ही सब कुछ करेंगे, और यहाँ पर लोग मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अपना काम करेंगे, जिनका उद्देश्य मूलतः होगा कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। और फिर यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी लोग अच्छे से अच्छा गुड या सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो अच्छे से अच्छा कंपटीशन भी होगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। फिर दूसरी है सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये कैपिटलिस्ट का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर पूरा प्राइवेट का काम था, लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट में पूरी तरह से जो भी नियंत्रण होगा वो सरकार करेगी, यानी रिसोर्सेज का वितरण सरकार के हाथों में होगा। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस अश्योरिंग सब कुछ सरकार करेगी, और यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का कोई भी योगदान नहीं होगा। यानी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो समाज कल्याण के लिए ही लिए जाएंगे, और इसमें लाभ कमाना ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य होगा सभी को ध्यान में रखकर उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं। इसे सोशलिस्ट के अलावा इसे कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, यानी साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं जैसे आज का रशिया हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया और वेनेजुएला। ये सब कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यहाँ के रिसोर्सेज पर पूरी तरह सबका हक होगा, या यहाँ पर सभी का स्वामित्व होगा। कोई भी प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर अपना कब्जा या अपना स्वामित्व नहीं स्वीकार कर सकता या बता सकता है। फिर यहाँ पर राज्य या सरकार की ही पूरी तरह से भूमिका होती है, और यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कल्याणकारी नीति के ही द्वारा लिए जाते हैं, यानी सबका साथ और सबका विकास यहाँ की नीति है। फिर तीसरी पे आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्र का मतलब ही ये हो गया कि ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर होगी, यानी पूंजीवादी और समाजवादी का मिक्सचर ही मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, जहाँ पर सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना काम करेंगे, जिसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियाँ होंगी वो सरकार के हाथों में होंगी। बाकी जो भी
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो सब प्राइवेट प्लेयर्स इसमें निभाएंगे। नहीं कल्याणकारी कुछ काम करना होगा तो वो राज्य सरकारें करेंगी या सरकारें करेंगी। और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस अश्योरिंग यहाँ पर सरकार ही और बाजार भी करेगी। यानी यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर अपने मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते, इसमें सरकार का योगदान होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं हमारा इंडिया। यहाँ पर प्राइवेट भी है और सरकारी भी, सब कुछ साथ साथ चलता है। जैसे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो पब्लिक हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट स्कूल हैं तो पब्लिक स्कूल भी हैं जिन्हें सरकारी स्कूल बोला जाता है, प्राइवेट कॉलेज हैं तो पब्लिक कॉलेज भी हैं यानी कॉलेज या सरकारी कॉलेज। वैसे आज की लगभग सभी कंट्रीज़ मिक्स्ड इकोनॉमी की ही एग्जांपल होती जा रही हैं, क्योंकि अब ना तो कोई पूरी तरह कैपिटलिस्ट बचा है, ना तो कोई पूरी तरह सोशलिस्ट बचा है। तो लगभग सभी कंट्रीज़ अब मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर जा रही हैं, जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था गवर्नमेंट के बेसिस पर। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, यानी क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। और मेनली इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन में आपने इन्हीं को जाना होगा कि प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर जिन्हें बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था में योगदान कृषि या उससे संबंधित क्षेत्रों से होता है वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। यानी 50% से ज़्यादा अगर योगदान खेती और खेती से जुड़े हुए अन्य तत्वों का है तो वो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहलाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में खेती या कृषि किसानी आती है, पशुपालन, माइनिंग ये भी आता है, और डेयरी उद्योग ये सब आते हैं। यानी पूरी तरह से हम लोग खेती किसानी पर ही निर्भर होंगे, वो होगा प्राइमरी सेक्टर। फिर आता है सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसका नाम ही है। यानी प्राइमरी से जो भी मिलेगा, यानी खेती से हमें किसानी से जो भी मिलेगा, जो भी हम लोग फसल उगाएंगे उसे इंडस्ट्री में ला के जो तीसरा आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो इंडस्ट्री के बेसिस पे ही बनाएंगे। और जहाँ की अर्थव्यवस्था का 50% इंडस्ट्री पे डिपेंड हो उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इस इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होता है, क्योंकि जैसे हमें अगर चिप्स बनानी हो तो हमें आलू उगाने पड़ेंगे, तो चिप्स बनाने के लिए हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाना पड़ेगा और आलू उगाने के लिए हमें प्राइमरी सेक्टर में जाना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज़रूरी क्षेत्र माना गया है, क्योंकि इसी से किसी देश का विकास जल्दी हो सकता है। क्योंकि जैसे अगर 10 रुपये किलो आलू मिल रहा है डायरेक्ट, तो अगर उसको हम लोग चिप्स में बना के बेचेंगे तो वही 1 किलो आलू लगभग 1000 रुपये का हमें प्रॉफिट देगा। उससे कम से कम चिप्स के 100 पैकेट लगभग बन जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर तीसरा है टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र जिसे बोलते हैं। अब इसमें सेवाएं दी जाती हैं, जहाँ पर 50% से अधिक इकोनॉमी सेवा क्षेत्र पर डिपेंड हो वो होता है टर्सरी सेक्टर। और सेवा में जैसे टीचिंग हो गया, पढ़ाना हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब सेवाएं ही दी जाती हैं। जैसे एडवोकेसी हो गया या डॉक्टर का काम हो गया, यानी जो भी काम होता है ऑफिशियल कोई भी काम, ये सब सेवा क्षेत्र में ही आता है। और आजकल अच्छे या बड़े देशों की निशानी है सर्विस सेक्टर। तो ये 3 डिवीज़न थे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, यानी क्षेत्रों के आधार पर। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर तीसरा बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस विद वर्ल्ड, यानी किसी भी देश के विश्व से कैसे संबंध हैं उसके आधार पर डिवीज़न किया गया है। तो ऐसे में 2 डिवीज़न किए गए हैं, जिसे ओपन इकोनॉमी बोला जाता है और दूसरा है क्लोज इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में जब होता है जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम लोग खुली इकोनॉमी बोलते हैं। और दूसरा है क्लोज इकोनॉमी, जहाँ पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं होता हो उसे बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। वैसे आज के टाइम में मैक्सिमम 2-4 कंट्रीज़ को छोड़ दें तो सभी ओपन इकोनॉमी हैं, क्योंकि आज के टाइम पर सभी कंट्रीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात करती हैं। यानी से कहीं से कुछ मंगाना या कहीं कुछ भेजना, ये सब तो आजकल सभी कंट्रीज़ करती हैं। क्लोज इकोनॉमी का केवल एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वहाँ का डिक्टेटर तानाशाह है किम जोंग उन, उसने अपने आप को वर्ल्ड से बिल्कुल अलग कर लिया है। ना तो वहाँ पर कुछ भी आयात होता है, ना ही वहाँ से कुछ भी निर्यात होता है। तो ये हो गई क्लोज इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी में तो हम लोग इंडिया और अमेरिका, कुछ भी इन सब में तो आप कुछ भी ले सकते हैं जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हो। तो ये था विश्व से रिलेशंस के आधार पर इकोनॉमी का डिवीज़न। लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। इनमें भी 3 टाइप होते हैं, एक है अनडेवलप्ड यानी अल्प विकसित, दूसरा है डेवलपिंग यानी विकासशील, और तीसरा है डेवलप्ड यानी विकसित अर्थव्यवस्था। अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप या अल्प विकसित व्यवस्था वह होती है जहाँ पर लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचा होता है और वहाँ की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय $1000 से कम होती है। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में विकास का लेवल यानी डेवलपमेंट का लेवल भी बहुत कम होता है। तो वहाँ पे रोड्स सही होंगी, ना तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही होगा, मूलभूत संरचनाएं आपको वहाँ बहुत ही कम डेवलप्ड मिलेंगी। इसीलिए इन्हें अनडेवलप्ड यानी अंडर डेवलप भी बोला जाता है, अल्प विकसित देश। तो ऐसे
देश अफ्रीकी देश में हैं, जो कि सोमालिया, बुरुंडी, चाड, नाइजर ये सब आते हैं। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अल्प विकसित हैं, वहाँ पर मूलभूत संरचनाओं का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। फिर आती है डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था। यह वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, यानी अच्छा स्तर पाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी यहाँ पर मूलभूत सेवाएं अच्छी बनाने की कोशिश की जा रही हैं। थोड़ा बहुत पाया भी जा चुका है और थोड़ा बहुत अभी हो भी रहा है, इसीलिए विकासशील, यानी अभी भी ये विकास कर रही हैं, अभी इन्हें और काम करना है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में हमारी इंडिया आता है, हमारा ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्रीज़ आती हैं डेवलपिंग इकोनॉमी में। फिर आते हैं डेवलप्ड यानी विकसित राष्ट्र। अच्छा, डेवलपिंग इकोनॉमी में भी पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, जहाँ पे $1000 से $12,000 तक पर कैपिटा इनकम होती है, तो उसे डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय $12,000 से कम होती है। फिर डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था, जिन देशों की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास एकदम उच्च स्तर पर पहुँच गया हो, यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, वो होते हैं विकसित राष्ट्र। यहाँ पर मूलभूत सेवाएं बहुत ज़्यादा विकसित हों और वहाँ के पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 12,000 से ऊपर हो, तो ऐसी इकोनॉमी को बोला जाता है डेवलप्ड इकोनॉमी, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये सब शामिल हैं। तो इन सब जगह पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर रोड्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब कम्युनिकेशन, ड्रेनेज सिस्टम, हाउसिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब बहुत ही उच्च स्तर पे पाए जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये था अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अलग अलग बेसिस पे, और आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर भी हुआ होगा। तो अगर वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। इसे 1-2 बार और देखिएगा ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।